हेलो स्टूडेंट। अब हम आगे देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये दो प्रकार की रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। और मैं आपको हर बार बता रहा हूँ कि जब भी हम साइंस में थर्मिक या फिर थर्मल से रिलेटेड जो भी देखें, उन सब का मीन यही होगा कि यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? हीट की। ओके, ठीक। तो एक्सो का मीन क्या होता है कि आउट, और थर्मल यानी कि क्या होता है? हीट। और रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट है वो आउट मतलब बाहर निकल जाए, क्या कहते हैं उनको? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट है वो यानी कि टेम्परेचर की फॉर्म में जो एनर्जी है वो क्या होगी? बाहर निकलेगी। तो रिएक्शन दैट इन्वॉल्व इवोल्यूशन ऑफ हीट, इवोल्यूशन हो रहा है हीट का। क्या हो रहा है? इवोल्यूशन हो रहा है, यानी कि हीट क्या हो रही है? इवोल्व हो रही है। और इवोल्व का मीन क्या होता है? आउट, यानी कि हीट क्या हो रही है? बाहर जा रही है। यानी कि आप ऐसे समझिए, जब हम दो रिएक्टेंट को मिलाते हैं तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है, उस बनने वाले प्रोडक्ट के साथ हीट भी बाहर निकलेगी। ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस CH4, जिसे मीथेन कहते हैं। और ये मीथेन CH4 गैसियस फॉर्म के अंदर है। जब हम इसे बर्निंग करेंगे, जलाएंगे, तो जलाने का मीन हमेशा क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना। पहले भी बता चुके हैं हम कि जब भी कभी भी कोई सब्सटेंस जलेगा तो ऑक्सीजन का होना मस्ट नेसेसरी है। ओके। तो यहाँ पर जब यहाँ से देखिए, जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और CO2 गैस है वो बाहर रिलीज हो जाएगी। वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा, वाटर का कंपाउंड बनेगा और एनर्जी है वो बाहर निकलेगी। तो एनर्जी बाहर निकल रही है तो हमें कौन सी रिएक्शन बता देनी है? इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर decomposition of a vegetable into compost is also an example of an exothermic reaction। किसका डिकम्पोजिशन हो जाना? वेजिटेबल्स का डिकम्पोजिशन हो जाना, ये भी क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर हम कुछ जहाँ पर जो वेस्टेज प्रोडक्ट है, अगर उनको काफ़ी एक ही प्लेस पर अगर उन्हें रहने देते हैं तो धीरे धीरे वो अंदर से क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं। और वो भी है ना, क्या करेंगे? एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी बाहर निकालेंगे। तो जैसे अगर काफ़ी एक ही जगह पर अगर काफ़ी टाइम से अगर कचरा पड़ा है, तो जब उसे हटाया जाएगा तो वो है ना, क्या करेगा? स्मोग फैलाएगा कुछ, मतलब वो अंदर से क्या है? गर्म है। और इसका मीन क्या हो गया? अगर एनर्जी बाहर निकल रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके सर। So next is we have two time. Okay. आगे है कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेना। रेस्पिरेशन के अंदर भी क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसे? सर हम है ना सांस लेते हैं और जो ग्लूकोज है ना वो जैसे ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, ग्लूकोज ATP के रूप में क्या कर देता है? एनर्जी बाहर निकाल देता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसीजर चलता है। तो रेस्पिरेशन भी क्या हो गया? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके सर। तो रेस्पिरेशन है ना, जैसे ये यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है इसकी कि ग्लूकोज है, जैसे ऑक्सीजन हम है ना एल्वियोली के द्वारा ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ये घुली हुई है, ये हर सेल के पास जाएगा क्योंकि ब्लड तो है ना फ्लो होता हुआ हर सेल तक पहुंचता है। जैसे ये ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगी, वहां पर इस ग्लूकोज का क्या हो जाएगा? लाइसिस हो जाएगा। लाइसिस का मीन क्या होगा? कि ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा
और CO2 H2 और एनर्जी किस रूप में दे देगा ये, एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ये क्या कर देगा, एनर्जी दे देगा। एटीपी क्या है यहाँ पर, ये एनर्जी की करेंसी है, एनर्जी की क्या है, करेंसी है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला है फूड वी इनटेक, भोजन जो हम इनटेक करते हैं यानी कि खाते हैं, फूड जो कि हम इनटेक करते हैं क्यों खाते हैं, ताकि हमें क्या मिल जाए, एनर्जी मिल जाए। पहले उसे क्या करा जाएगा, ब्रोकन डाउन किया जाएगा। सर ब्रोकन डाउन मतलब उसे हार्ड पार्ट से सॉफ्ट पार्ट के अंदर बदला जाएगा, लार्ज पार्ट से स्मॉल पार्टिकल के अंदर उसे ब्रेक डाउन किया जाएगा, और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टू सिंपल सब्सटेंस के अंदर उसे बदला जाएगा। तो ब्रेक डाउन करके हम क्या कर रहे हैं, उसे सिंपलर कर रहे हैं, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है और फैट हो सकता है डाइजेशन के दौरान। डाइजेशन का मीनिंग क्या हो गया कि बड़े बड़े पार्टिकल्स को तोड़कर छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देना। कार्बोहाइड्रेट जो कि एब्जॉर्व करता है ब्रोकन डाउन टू ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्व होता है टूटने के बाद में ग्लूकोज के फॉर्म में। तो जैसे ही कार्बोहाइड्रेट है वो तोड़ दिया जाएगा, अब ये किसके रूप में एब्जॉर्व किया जाएगा, ग्लूकोज के रूप में। ओके सर, और ग्लूकोज ये तो सर सेव भी होता है कि हमारी बॉडी में, हाँ ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, लीवर के अंदर स्टोर होता है। ग्लूकोज combine with oxygen in the cells of our body and provide energy। तो देखिए यहाँ पर जो ग्लूकोज है ना वो किसके साथ अटैच कर रहा है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, और हमें क्या चाहिए, एनर्जी। इसका मतलब क्या हो गया, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके सर, और ये जो रिएक्शन है वो क्या कहलाएगी, रेस्पिरेशन की फॉर्म में। अगर इसकी जस्ट अपोजिट कर दूं तो ये फोटोसिंथेसिस हो जाएगी क्या, हाँ सर। कैसे, देखते हैं। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये जो रेस्पिरेशन की रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस एक दूसरे की अपोजिट होती है, देखते हैं कैसे होती है। तो फोटोसिंथेसिस के हमें दो क्या चाहिए, दो मॉलिक्यूल चाहिए, और वो एक तो क्या है वाटर, दूसरा क्या है CO2 गैस, ठीक है। और ये सब कहाँ पर चाहिए, कहाँ पर सर, ये तो क्लोरोफिल के अंदर चाहिए। ओके सर, और ऊपर से क्या आनी चाहिए, सनलाइट आनी चाहिए। ओके सर, तो जैसे ही है ना हमने ये करा कि वाटर है जो कि है ना रूट के द्वारा सोइल से एब्जॉर्ब किया जा रहा है, पानी जड़ों से ही तो लिया जाएगा ना भाई। CO2 है वो स्टोमेटा से एब्जॉर्ब कर ली जाती है। CO2 कहाँ रहती है सर, CO2 तो एटमॉस्फेयर के अंदर 0.03% की क्वांटिटी के अंदर है एटमॉस्फेयर में। ओके सर, तो ये क्या बना देगा, ये ग्लूकोज बना देगा सर, C6H12O6 क्या बना देगा, ये C6H12O6 क्या है, ये ग्लूकोज है। तो इसका जस्ट अपोजिट ही दूध देख रहे हैं, और है ना साथ ही साथ कौन सी गैस निकल जाएगी, देखो यहाँ से ऑक्सीजन गैस है वो रिलीज हो जाएगी। तो क्या हो गया कि प्लांट है वो CO2 लेते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं, O2। लेकिन इसका अपोजिट क्या होता है कि हम O2 लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी विल स्टडी एंडोथर्मिक रिएक्शन, जस्ट अपोजिट है एक दूसरे की। एक्सोथर्मिक की अपोजिट है, कैसे, एक्सो के अंदर एनर्जी कहाँ जा रही थी, इवोल्व हो रही थी, एनर्जी बाहर जा रही थी। अब एनर्जी क्या होगी, अंदर आएगी। कैसे सर, देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ऐसी रिएक्शन है जो कि किसके द्वारा ओकर होती है, जहां पर हीट का क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, हीट है वो अंदर एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो सर पहले है फेरस सल्फेट है,
और फेरस सल्फेट को जब क्या करा जाता है, हीट दी जाती है, जब फेरस सल्फेट को हीट दी जाती है तो ये हीट लेकर क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करके ये फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो ये क्या है, अगर आप इसे देखना चाहो तो सर ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी एग्जांपल हो गया, और एनर्जी बाहर निकाल रहा है, एनर्जी अंदर यूज कर रहा है, एनर्जी का यूज करके ये ब्रेक डाउन हो पा रहा है, इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडो यानी क्या हो गया, इन, और थर्मल यानी कि हीट, अगर हीट है वो अंदर आ जाएगी तो ये कौन सी रिएक्शन, एंडोथर्मिक। अगला एग्जांपल है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे लाइमस्टोन भी कहते हैं, ये वही लाइमस्टोन है जो कि ताजमहल राजस्थान की मकराना माइल से लेकर गया ले जाया गया था, और जो एग है उसका आउटर मोस्ट लेयर है इसी कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, इसी लाइमस्टोन का बना हुआ है। ओके, और जो मार्बल होते हैं वो भी किसके, इसी के बने होते हैं। जब इसको हीट दिया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम है क्या ये, तो हाँ सर क्विक लाइम है, और CO2 गैस रिलीज कर देगा। ओके सर, तो हमें बस यही रखना है, अभी यही ध्यान रखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर जब हीट दी जाती है तो ये क्या कर देता है, क्विक लाइम प्रोड्यूस कर देता है और CO2 गैस रिलीज हो जाती है। और ये कौन सा एग्जांपल देख लिया हमने, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब है वन ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है सर, तो रेंसिडिटी है ना बहुत ज़्यादा आसान है, कि जब है ना हम क्या करते हैं, जब कुछ फैट वाले और ऑयल वाले सब्सटेंस को अगर हम क्या कर देते हैं, खुला ही छोड़ देते हैं, खुला का मतलब हो गया कि अगर उन्हें एयर की सरफेस के कांटेक्ट में रख लेते हैं, जब हम फैट और ऑयल वाले सब्सटेंस को एयर के कांटेक्ट में छोड़ देते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन आप वो केमिकल रिएक्शन वाला नहीं लेंगे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन का मीन हो गया कि अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे तो वो अपना ऑर्डर टेस्ट ये सब चेंज कर लेंगे। कैसे सर, तो हम देखते हैं कि जनरली है ना, जैसे है ना अचार को अगर खुला छोड़ दिया जाता है तो उसके ऊपर ऊलन लग जाती है। क्या मीन हो गया सर इसका, क्या मतलब है इसका, कि अगर अचार को खुला छोड़ देते हैं तो अचार खराब हो जाता है, होता है ऐसा, हाँ सर होता है। चिप्स के पैकेट जो कि है ना पैक आते हैं एयर टाइट पॉलीथीन के अंदर पैक आते हैं, अगर हम उन्हें खुला छोड़ देंगे, मतलब अगर उनके जो अंदर फिल नाइट्रोजन को बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर नाइट्रोजन चिप्स के पैकेट की नाइट्रोजन को अगर बाहर निकाल दिया जाएगा तो अब चिप्स है उसका ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, जल्दी से वो बेकार हो जाएगी, क्योंकि चिप्स के अंदर का जो फेट है और जो ऑयली सब्सटेंस है वो ऑक्सीडेटिव होकर अपना ऑर्डर और टेस्ट चेंज कर लेते हैं, उनमें बेकार से स्मेल आने लग जाती है, वो बहुत गंदा टेस्ट देने लग जाते हैं। और भी कुछ यूज होता है क्या सर इसका, हाँ होता है। तो रेंसिडिटी हमारे लिए नेगेटिव फॉर्म में यूज होती है, तो अब इसको पॉजिटिव कैसे बनाएं, हम रेंसिडिटी से बचे कैसे, तो देखते हैं रेंसिडिटी से हमें बचे कैसे। तो पहले इसकी जो डेफिनेशन वो है कि ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा स्लो ऑक्सीडेशन होने लग जाता है किनका, ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन फूड मटेरियल, ऐसा फूड मटेरियल जिनके अंदर ऑयल और फैट के मॉलिक्यूल है उनका स्लोली स्लोली ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो धीरे धीरे करके क्या होने लग जाते हैं, बेकार होने लग जाते हैं। और बेकार कैसे होंगे, अपना स्मेल है वो चेंज कर लेंगे और टेस्ट है उनको चेंज कर लेंगे। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इस प्रकार के रिएक्शन को हम रेंसिडिटी कहते हैं। ओके सर, अब रेंसिडिटी है ना, क्या इससे बचा भी जा सकता है,
क्या कि सर अगर ऑक्सीजन अगर हमारे लिए प्रॉब्लम कर रही है तो उस ऑक्सीजन को हटा दीजिए ना। लेकिन ऑक्सीजन को हटा भी नहीं सकते क्योंकि हम ऑक्सीजन के द्वारा ही जिंदा रह पाते हैं। ओके सर, तो हम क्या करें, कोई भी जो फूड कंटेनर है, फूड मटेरियल है, उनको क्या कर देते हैं, एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख देते हैं। कैसे सर, क्या ना, ये मैंने है ना कंटेनर ले लिया, इसके अंदर जो भी हमारा फूड मटेरियल है, और अब हम क्या कर देते हैं इसको, इस ऑक्सीजन को हटाकर पूरा का पूरा पैक कर देते हैं। हो गया कि एयर टाइट। हाँ, तो अब ये जो अंदर का जो सब्सटेंस है वो जल्दी से क्या नहीं होगा, वो बेकार नहीं होगा। तो फर्स्ट पॉइंट है, क्लियर है, एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखा। रेफ्रिजरेशन कुक्ड फूड एट लो टेम्परेचर, सब जानते हैं कि फ्रिज के अंदर तो है ना लो ही टेम्परेचर होता है, और अगर फ्रिज के लो टेम्परेचर पर अगर हम कुछ भी रख देंगे तो वो जल्दी से क्या नहीं होगा, बेकार नहीं होगा। Packing of a food item like potato chips in packs containing nitrogen gas, अभी बात कर लिए हम कि चिप्स के पैकेट को हम ऑक्सीजन की जगह कौन सी गैस फिल कर देते हैं, नाइट्रोजन। किसकी जगह पर, इंस्टेड ऑफ एयर, एयर का नाम लिया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन आप जानते हो एयर के अंदर तो सारी गैसें मिक्स होती है। तो कौन कौन सी गैस मिक्स होती है एयर के अंदर, सबसे ज्यादा अमाउंट के अंदर होती है कौन सी सर, सबसे ज्यादा अमाउंट के अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। और ये जो नाइट्रोजन है ना वो कितनी होती है, 78% होती है। हाँ सर, फिर सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन है वो 21% होती है। और फिर है कौन सी, CO2, और जो कि अभी हमने बात कर ली 0.03%। ये सब गैसेस हैं, इन सब का मिक्सर है वो एयर के अंदर रहता है। लेकिन इनमें से रेंसिडिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल जो गैस है वो कौन सी है, ऑक्सीजन। क्या आपने इस ऑक्सीजन को और कहीं भी देखा है क्या जहां पर ये परेशान करिए हमें? हाँ, एक तो है कि जहां पर भी है ना बर्निंग होती है, आग लगती है, आग लगने के लिए भी ऑक्सीजन रेस्पॉन्सिबल है। और अगर कहीं पर रस्टिंग होती है, रस्टिंग मतलब लोहे पर अगर जंग लगती है तो भी ऑक्सीजन, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर ऑक्सीजन भी होनी चाहिए और ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए। मतलब जो सरफेस क्या होनी चाहिए, वेट सरफेस भी होनी चाहिए, साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी मिलनी चाहिए, तब जाकर रस्टिंग है वो हो पाएगी। अगर अकेली ऑक्सीजन दे दे, अगर वेट सरफेस ना दे तो क्या नहीं होगा, रस्टिंग नहीं होगा। या फिर अगर ओनली पानी ही डाल दे, अगर ऑक्सीजन ना दे तो भी रस्टिंग नहीं होगी। दोनों पार्ट, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल है वो नेसेसरी है। तो ये क्या हो गया, नेक्स्ट पार्ट की पोटैटो चिप्स में ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस फिल कर देंगे। अगला है अवॉइड कीपिंग द कुक फूड एंड फूड मटेरियल इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद एयर। वही बात आ गई कि आप है ना जो भी फूड है उसे डायरेक्ट एयर कांटेक्ट में ना लाइए। तो हाँ, ये तो वही है कि अगर एयर कांटेक्ट में लाएंगे तो रस्टिंग होगी। और अगर हम क्या ऐड कर दे इसके अंदर जिससे इसकी रेंसिडिटी ना हो, तो एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी यानी अपोजिट और ऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीजन वाले मटेरियल। तो हम ऑक्सीजन से क्या रख दें, इसको दूर रख दे, तो एंटीऑक्सीडेंट मिला दे क्या, जो कि ऑक्सीजन को दूर ही रखता हो, और वो क्या है, BHA, और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ये क्या है, ये BHA है जो कि क्या करता है, BHA क्या करता है, एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है। अब चलते हैं हम इस दुनिया में आगे। अगला है कोरोजन। और कोरोजन का मीन क्या होता है कि कोई भी जो मेटल है वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे एक नई क्या बना लेते हैं, नया सब्सटेंस बना लेते हैं। जैसे रस्टिंग है ना वो आयरन के अंदर होती है, लेकिन और भी मेटल, अगर सारी मेटल के अंदर हम कुछ भी ऐसा ऑक्सीडेंट देखें तो उनके सरफेस के ऊपर जमा हो जाता है। सब किस में आता है, कोरोजन में। फॉर एग्जाम्पल सर, बोले सर जो सिल्वर होती है ना, चांदी, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, ब्लैक ब्लैक हो जाती है।
जब हम है ना नहीं लाते हैं तब तो बिल्कुल बढ़िया शाइनिंग करती रहती है, लेकिन कुछ टाइम बाद में ना वो ब्लैक सरफेस है ना ब्लैक कोटिंग कर लेती है खुद के चारों ओर। ऐसा क्या हो गया उसके, क्या कौन सा इफेक्ट है ये, कोरोजन इफेक्ट। और भी देखें हम, कभी कभी है ना जो गोल्ड है वो भी कैसा हो जाता है, ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं। या जो कॉपर है, कॉपर कॉपर मेटल, कॉपर मेटल भी धीरे धीरे ना कैसा हो जाता है, ब्राउनिश रेडिश सा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है उसके अंदर कोरोजन इफेक्ट होता है। तो देखो कोरोजन के बारे में देखते हैं हम। ये क्या है, एक फिनोमिना है, यानी कि एक ऐसी घटना है, जो कोरोजन है वो क्या है, एक फिनोमिना है। और इसके अंदर मेटल है वो क्या करता है, स्लोली ईट अवे बाई द रिएक्शन ऑफ एयर वाटर केमिकल्स प्री इन एटमोस्फियर इज कॉल्ड कोरोजन। तो देखो ये ऐसा फिनोमेना है जिससे मेटल है ना, मेटल मेटल क्या करती है, धीरे धीरे क्या होती जाती है, नष्ट होती जाती है, खत्म होती जाती है। और किससे रिएक्शन करके, इंपॉर्टेंट है, एयर से, वाटर से और केमिकल से। तो मेटल है, मेटल मस्ट ध्यान रखना यहाँ पर कि मेटल है, और मेटल धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, मेटल धीरे धीरे कमजोर होने लग जाएगी, फीबल होने लग जाएगी। और कमजोर कैसे होगी ये, क्योंकि धीरे जो एटमॉस्फेयर की एयर है, वाटर है और केमिकल्स है वो इससे रिएक्शन कर लेंगे, और रिएक्शन करके क्या कर देंगे, इसको कमजोर बना लेंगे। अब अगला है ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। तो हमने अभी बात कर ली है कि जो सिल्वर है वो कैसी हो जाती है, ब्लैक हो जाती है सर। और कॉपर है वो कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है कोरोजन के अंदर। यानी कि कॉपर ही था ये, लेकिन अब एटमॉस्फेयर की एयर ने, वाटर ने और केमिकल्स ने, जो कि डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है, वो क्या कर लेते हैं, इस कॉपर से रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड, कॉपर कार्बोनेट, अलग अलग क्या बना देते हैं, सब्सटेंस बना देते हैं। इनको ही क्या कहते हैं, कोरोजन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर क्या लग जाना, क्या लग जाना, जंग लग जाना। तो लोहे पर जंग लग जाती है तो क्या हमें फायदा होता है क्या कोई, डज इट प्रॉफिटेबल, क्या लोहे पर जंग लगना हमारे लिए प्रॉफिटेबल है क्या, नहीं, कतई नहीं है। कैसे कि अगर लोहे पर जंग लग जाएगी तो ये बेकार हो जाएगा, यानी कि पहले हमारे पास तो ओरिजिनल आयरन ही था, लेकिन रस्टिंग होने के बाद में ये आयरन ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन हमें तो आयरन ही चाहिए, आयरन ऑक्साइड नहीं चाहिए। दोनों की प्रॉपर्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है ना मेरे माइंड में आ रहा है अभी। तो क्वेश्चन ये है कि जो ओरिजिनल आयरन होता है ना, उसका यूज नहीं करते हैं हम, ओरिजिनल आयरन का यूज हम कभी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि सर जो ओरिजिनल आयरन होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। अगर हम उसका यूज़ करेंगे तो वो जल्दी से क्या हो जाएगा, या तो मेल्ट हो जाएगा या फिर कमज़ोर हो जाएगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा ना लश्चर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है वो। तो ऐसा क्या करें हम कि वो जो सॉफ्ट आयरन है वो हार्ड आयरन के अंदर कन्वर्ट हो जाए, लोहे को मजबूत कैसे करे। तो हमें क्या मिला देना उसमें, कॉपर। याद रखिएगा, अगर हमें आयरन को क्या करना है, पावरफुल बनाना है, तो हमें कॉपर मिलाना पड़ेगा। और कॉपर कितने अमाउंट के अंदर मिलाए, तो कॉपर हम मिलाएंगे 0.05% क्या मिला देंगे, कॉपर। तो ये जो लोहा है, कमजोर लोहा है, वो पावरफुल आयरन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, लेकिन आप यहाँ से वो भी याद रखना कि ये लोहा है ना, इसकी फिर से एक कमी रहेगी कि इसके ऊपर है ना रस्टिंग होगी। अगर रस्टिंग से बचना है तो हमें स्टेनलेस स्टील बनाना आना चाहिए। तो स्टेनलेस स्टील है ना, स्टेनलेस स्टील ऐसा लोहा का ऐसा कंपाउंड होता है जिसके ऊपर क्या नहीं होती, रस्टिंग नहीं होती। तो अगर स्टेनलेस स्टील बनाना है हमें, तो क्या करेंगे हम, पहले तो क्या होना चाहिए, आयरन होना चाहिए। इसके अंदर क्या मिलाएंगे, कुछ निकिल और कुछ क्रोमियम, Cr बोले तो क्रोमियम। यहाँ पर क्या है, कॉपर है, ये क्रोमियम है। अगर
लोहे के अंदर अगर ये दोनों चीजें मिला देंगे तो अब ऐसा लोहा बन जाएगा जिसके ऊपर कभी भी रस्टिंग नहीं होगी। तो हम घरों में जो देखते हैं कि स्पून वगैरह इनके अंदर क्या होता है, स्टेनलेस स्टील, कभी भी रस्टिंग नहीं होती। ड्यू टू कोरोजन, अब देखिए मैंने बताया कि मेटल है ना, मेटल के अंदर क्या होगा, कोरोजन। लेकिन अगर मेटल में नाम आ रहा है आयरन का तो हम उसे कोरोजन नाम नहीं देंगे। अब हम है ना क्या करेंगे, कोरोजन से रस्टिंग पर चलेंगे। ये आप कुछ इस प्रकार समझिए कि अगर हमें कोई पूछे कि आप कहाँ रहते हो तो हम बताएंगे कि हम सिक्कर में रहते हैं, तो ये है ना रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अगर हम पूरा बताएंगे कि हम है ना सिक्कर के अंदर काउंट में रहते हैं तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर पूछे कि आयरन के अंदर क्या होता है तो आप बोल दो कि कोरोजन, तो कोरोजन तो समय ही होता है। तो हमें क्या बताना है, पर्टिकुलर आंसर क्या हो जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन के अंदर क्या होता है, रस्टिंग। सेम प्रोसीजर है लेकिन अगर आयरन हो रहा है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, रस्टिंग। ओके सर, रस्टिंग से बचना है क्या हमें, हाँ रस्टिंग हमारे लिए बेकार है क्योंकि ये क्या कर देता है, फीबल कर देता है आयरन को, आयरन ऑक्साइड बना देता है, इसकी सारी प्रॉपर्टी चेंज कर देता है। चलो फिर एक और क्वेश्चन, अगर आयरन है, अगर इसके ऊपर रस्टिंग हो जाएगी तो इसका वेट इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। तो सोचो सारे कि अगर आयरन के ऊपर, लोहे के ऊपर जंग लग जाएगी तो इसका वेट बढ़ेगा या घटेगा, तो हाँ वेट इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जैसे है ना ये जो ऑक्सीडेंट की जो लेयर है वो जैसे ही ये उतर जाएगी, अब इसका वेट है वो काफी ज्यादा कम होगा। लेकिन रस्टिंग के टाइम पर क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि पहले आयरन था लेकिन अब रस्टिंग होने के बाद में आयरन ऑक्साइड हो गया है। ओके सर, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। रस्टिंग ऑफ आयरन हमेशा याद रखना है कि लोहे को जंग से कैसे बचाए। तो देखते हैं पहला क्या है, बाई अप्लाइंग पेंट ऑन आयरन पार्टिकल्स रस्टिंग कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड। ये इतना सा ध्यान रखना, हमें क्या कर देंगे, अगर सर अगर आयरन के ऊपर पेंट कर देंगे तो पेंट करने का मीन क्या रहा। अब देखो कि यहाँ पर ना ये क्या था, मेरे पास एक पीस ऑफ आयरन, किसका है ये, आयरन, IRON, क्या है ये, आयरन है सर। ये तो एयर के कांटेक्ट में है क्या ये, हाँ सर एयर के कांटेक्ट में दिख रहा है हमें। देखो यहाँ पर है ना ऑक्सीजन है और वो भी कितनी सारी है, 21%। सर बचाओ इसको जल्दी से, है ना क्या हो जाएगा ये, अगर हम इसे ऑक्सीजन से नहीं बचाए तो रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाएगी, खराब हो जाएगा ये लोहा। बचाए कैसे, तो सर इसको है ना ये जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको क्या कर दो, ऑक्सीजन के कांटेक्ट से हटा देते हैं हम। तो ये जो पहली सरफेस आपको नॉर्मली दिख रही थी, अब मैंने पेंट करके क्या कर दिया है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट से इसको बचा लिया है। अब लोहे को ऑक्सीजन टच भी नहीं कर सकती है। अब कौन टच कर रखा है इसको, सर अब तो है ना कौन टच कर रखा है, अब अब इसको पेंट ही क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। और पेंट कभी भी क्या नहीं करता, रस्टिंग नहीं करता। रस्टिंग ओनली कौन करता है, एयर। एयर के अंदर भी कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस। अगर हमने पेंट कर दिया है आयरन के ऊपर तो अब ये क्या नहीं होगा, रस्टिंग नहीं होगा। अगला है पेंट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर टू कम इन द कांटेक्ट विथ द सरफेस ऑफ आयरन। तो ये जो पेंट किया है हमने, ये तो किससे बचा लेगा, ये एक तो एयर के टच में आने से बचा लेगा और दूसरा मॉइस्चर सरफेस के, यानी कि जो गीली सरफेस है वहां पर डायरेक्ट कांटेक्ट होने से बचा लेगा। तो हमारे आयरन पर रस्टिंग नहीं होगी। और इसी के साथ ये चैप्टर हमने बाइंड अप कर दिया। आई होप मेरी छोटी सी कोशिश के द्वारा आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर और भी कोई अगर डाउट रहता है आपका तो आप खुले दिल से, तहे दिल से आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपका आंसर देने के लिए रेडी रहूँगा। थैंक यू।